साथ ही शुरुआत करते चले सीधा आपको दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान होगा और चुनाव आयोग दोपहर 2 बजे यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद एक बड़ी घोषणा यहां पर हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी कार्यक्रम साझा किया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से और दिल्ली विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 23 फरवरी को फिलहाल समाप्त हो रहा है। बड़ी अपडेट बताते चले, लगातार आप देखिए जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात हो रही है, तारीखों का ऐलान होना है। विधानसभा का जो कार्यकाल है 23 फरवरी तक यहाँ पर चलेगा। 23 फरवरी के बाद ये कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और उससे पहले आप देखिए किस तरह से चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 2020 में चुनावों की घोषणा 6 जनवरी को की गई थी, 8 फरवरी को मतदान हुआ था, 11 फरवरी को वोटों की गिनती हुई थी और उसके बाद यहाँ दिल्ली विधानसभा चुनावों की घोषणा जिस तरह से आज दोपहर 2 बजे होनी है, तो हर किसी की नजर इसी पर टिकी हुई है क्योंकि विज्ञान भवन में चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर ये तारीखों का ऐलान किया जाएगा। 70 संसदीय दिल्ली विधानसभा का जो कार्यकाल है वो फिलहाल फरवरी में खत्म होना है, लेकिन आज जिस तरह से ऐलान होगा अब देखना ये रहेगा कि चुनाव जब होता है कितना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि 2020 में जिस तरह से आपके सामने अपडेट रखी गई, लेकिन फिलहाल बताते चले कि जैसे ही चुनाव आयोग की घोषणा होती है उसके बाद तुरंत आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगी और सत्तारूढ़ जो आम आदमी पार्टी है उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ आप देखिए किस तरह से अब चुनावों पर हो जाएगी। हैट्रिक तो यहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन 2015 से 2020 के चुनावों में 67 और 62 सीटों के साथ जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, अब बीजेपी पिछले 2 विधानसभा में 10 भी सीटें यहाँ पर नहीं जीत पाई थी। तो कुल मिलाकर इस बार की चुनावों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली विधानसभा चुनावों के अंदर देखा जा रहा है। लेकिन 2 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद यहाँ पर पूरी जानकारी साझा की जाती है तो सवाल काफी तरीके से उठते नजर आए। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए त्रिकोणीय मुकाबला जब होता है तो आप देखिए आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर। लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में यहां पर लड़े थे, लेकिन विधानसभा चुनावों में दोनों ने अलग अलग लड़ने का ऐलान कर दिया और साथ ही साथ केजरीवाल की तरफ से भी आप देखिए बड़े आरोप जरूर दागे गए, लेकिन साख अब इस बार यहां पर दांव पर है। तो अब दिल्ली में कितने मतदाता आप देखिए इस बार मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं, ये भी बड़ी बात है क्योंकि लगातार आप देखिए दिल्ली चुनावों की अगर बात की जाए तो 2025 चुनावों को मद्देनजर रखते हुए कुल विधानसभा सीटें 70 हैं और पहले वोटर यहाँ पर आप देखिए 1,53,57,000 पूरा डाटा अगर मैं आपके सामने रखूं 1,53,57,529 हैं, ये पहले वोटर हैं। लेकिन फाइनल लिस्ट जो जारी की गई है 1,55,24,858 है। तो वोटर जिस तरह से बढ़ गए हैं 1,67,329 यहाँ पर वोटर जो है वो बढ़ गए हैं। महिला वोटर्स की बात करें तो 71,73,952 वोटर आप देखिए महिला वोटर जो है वो दिल्ली के अंदर है। पुरुष वोटर की बात करें तो 83,49,645 वोटर जो है वो यहाँ पर चुनावी मैदान में आप देखिए किस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनावों में सरगर्मियां जिस तरह से तेज हो गई थी, अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्यारी दीदी योजना यहाँ पर ला दी गई और उस बीच में आम आदमी पार्टी की बात करें तो संजीवनी योजना, उसके बाद महिला सम्मान योजना और उसके साथ साथ लगातार आप देखिए जिस तरह से एक एक करके योजनाओं का सिलसिला सामने रखा गया, लेकिन अब इसका फायदा किस तरह से होगा ये बड़ी बात रहेगी। गर्मी आप तेज हो चुकी हैं, जिसमें आप देखिए यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने सोमवार यानी कि कल दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी और उसके बाद जिसमें घोषणा की गई कि कुल 1,55,24,858 मतदाता पंजीकृत हैं। उज्जवल के पास चलेंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। उज्जवल, आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कितनी खास यहाँ पर इस बार ये घोषणा रहेगी, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आयशा, अगर देखेंगे तो दिल्ली विधानसभा का चुनावी बुगुल आज से बजने जा रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज 2 बजे जो है राजधानी दिल्ली में जो ऑफिस है वहां पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई है
और देखिए कयास ये लगाया जा रहा है कि आज जो है वो इलेक्शन कमीशन दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव है उसकी घोषणा कर सकता है। और देखिए जो दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल है वो 23 फरवरी को खत्म होने वाला है। तो उससे पहले जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव जब जो विधानसभा का कार्यकाल खत्म उससे पहले एक नई जो सरकार है वो अस्तित्व में आ जाए। और इसी के मद्देनजर जो है वो आज जो दिल्ली में जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और जब से ये खबर सामने आई है तब से देखिए राजनीतिक पार्टियों का भी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया अलायंस के जो घटक दल रहे हैं, जो शिवसेना है यूबीटी ग्रुप की, उनकी तरफ से देखिए संजय राउत का बयान सामने आया। उनका ये कहना है कि जो है वो इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जो है वो मिलकर चुनाव लड़ा था, अच्छा चुनाव लड़ा था, लेकिन अब जो वो माहौल बना रहे हैं ये ठीक नहीं है। आगे भी जाकर जो है वो मिलकर चुनाव लड़ना है तो दोनों पार्टियों को सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि दोनों भाजपा को जो है वो मदद पहुंचा रहे हैं। तो ये तो हो गई इंडिया गठबंधन की बात। इसके बाद देखिए अगर आप बात करेंगे तो परवेश वर्मा जो कि नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल के सामने जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उनका ये कहना है कि भाजपा जो है, उनका ये कहना है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो आज विधानसभा चुनाव का ऐलान होने जा रहा है उसके लिए वो उसका स्वागत करते हैं और दिल्ली वासियों को बधाई दे रहे हैं और उनसे मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि बढ़ चढ़कर जो है जो देश का लोकतंत्र है इसमें अपना हिस्सा दें। और इसके अलावा देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पहले प्रतिक्रिया सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो उनकी प्रवक्ता है प्रियंका कक्कड़, उनका बयान सामने आया। उन्होंने ये दावा किया है कि चौथी बार भी राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो है वो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रचंड जो है वो जीत के उज्जवल, जो दावा अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन किस मॉडल के तहत बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और दूसरा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें यहाँ पर संदीप दीक्षित हैं, उनके साथ प्रवेश वर्मा भी चुनावी मैदान में। तो कितना दिलचस्प मुकाबला इस बार देख रहे हैं, क्योंकि पहले भी आपके साथ इस पर चर्चा हो रही थी, क्योंकि संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, तो इस पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा होती है उसके बाद आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल की अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं साख जो है वो इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो है वो दांव पर लगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि दिल्ली की बेहतरी के लिए उन्होंने काम किया है और दिल्ली की जनता जो है वो उनको जिताकर दोबारा जो है वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज करेगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो परवेश वर्मा जो है वो एक मजबूत दावेदार बनकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नई दिल्ली विधानसभा के सीट के लिए सामने आए, क्योंकि वो पहले भी देखिए जो है वो सांसद रह चुके हैं, बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। और इसके अलावा देखिए उनके पिता का जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिलने वाला है, क्योंकि साहेब सिंह वर्मा जो है वो मुख्यमंत्री रहे, जैसे कि हम जानकारी दे रहे थे पहले भी। और फिर संदीप दीक्षित की अगर बात आती है तो संदीप दीक्षित के पास भी अच्छा खासा अनुभव है। दिल्ली में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, तकरीबन 15 साल जो है कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में शासन किया, तो उनकी मां ने यानी शीला दीक्षित ने जो काम किया उन्होंने बड़ी बारीकी से साथ देखा। तो उनको ये भी सांसद भी रह चुके हैं वो खुद, बल्कि संदीप दीक्षित। तो इसलिए देखिए उनका ये कहना है कि जो शीला दीक्षित वाली जो सरकार थी, जो उन्होंने काम किए थे, हम वो वाले काम वापस दिल्ली में लेकर आएंगे। तो देखिए हॉट सीट जो है वो दिल्ली में कई सीटें बनी हुई हैं, चाहे आप वो नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात करें, चाहे आप वो कालकाजी सीट की बात करें, जंगपुरा सीट की बात करें, ऐसी और भी जो चांदनी चौक सीट की अगर आप बात करेंगे तो ये सारी सीटें जो है वो हॉट सीट बनी हुई है। और कांग्रेस पार्टी जो अपनी राजनीतिक भूमि खोल चुकी थी वो चाह रही है कि पकड़ मजबूत, लेकिन एक रणनीति की अगर हम बात करें जिसमें आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावों के दौरान यहाँ पर आप देखिए किस तरह से उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी किया, उसके बाद कांग्रेस ने भी लिस्ट को जारी किया, एक एक करके दाव पेच खेलने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी योजनाएं लेकर आई, कांग्रेस पार्टी भी योजना लेकर आ गई, लेकिन उस बीच में आपने देखा कि बीजेपी पार्टी ने सबसे लास्ट में जाकर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी किया, यानी कि एक रणनीति के तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में कूदी है 1993 में, और आज तक इतना लंबा एक सूखा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी काबिज हो पाएगी सत्ता पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी जिस तरह से कहा गया कि जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को हराना है, चेंज चाहती है दिल्ली के अंदर?
बिल्कुल आशा, देखिए अगर आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठाकर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा से वेट एंड वॉच की जो रणनीति है वो अपनाती हुई दिखाई देती है। और इस बार भी राजधानी दिल्ली के जो अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं इसमें भी ये देखने को मिल रहा है। और देखिए बीजेपी कभी भी जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस कर जो है वो चुनाव नहीं लड़ती। अगर आप इससे पहले 2020 के चुनाव की बात करेंगे, उससे पहले भी अगर आप बात करेंगे 2015 के जो चुनाव किया उसकी बात करेंगे, तो बीजेपी ने कभी भी अपना जो चेहरा है मुख्यमंत्री का वो सामने नहीं रखा। तो ये रणनीति उनकी रहती है, वेट एंड वॉच की स्थिति में वो रहते हैं। और अब देखिए कहीं ना कहीं जो है वो देखना होगा कि जब चुनावी मैदान ये खुलता है, चुनावी बिगुल बजता है, तो जनता क्या कुछ सोचती है। क्योंकि देखिए बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जो इस बार विधानसभा चुनावों में, हाँ उज्जवल, इस बार जो चेहरे काफी तरीके से सुर्खियों में रहे हैं, जिसमें आतिशी का नाम आता है, मनीष सिसोदिया का नाम आता है, अरविंद केजरीवाल का नाम आता है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आप देखिए परवेश वर्मा पर किस तरह से दाव खेल दिया गया है। उनके साथ साथ संदीप को भी आप देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से संदीप दीक्षित को जिस तरह से मैदान में उतारा गया, तो काफी तरीके से दाव पेच पार्टियां खेलती नजर आ रही है। लेकिन उसके साथ अगर हम जंगपुरा सीट को लेकर बात करते हैं तो कितना रोमांचक मुकाबला वहां पर भी देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल आशा, देखिए जंगपुरा सीट की आपने बात की है तो जंगपुरा सीट जो है वो काफी ज्यादा हॉट सीट होने वाली है, क्योंकि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट बदली है, वो पटपटगंज से जंगपुरा सीट पर आ गए हैं। और कांग्रेस पार्टी ने अपने बड़े नेता, कद्दावर नेता जो महापौर रह चुके हैं दिल्ली में, फराज सूरी, उनको उतारा है। तो वहां पर भी जो वो देखिए मुकाबला है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया। और देखिए इस बार हम ये जानकारी दे रहे हैं दर्शकों की बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि आम आदमी पार्टी सारे चुनावों को देखेंगे तो इस बार के जो चुनाव हो सबसे ज्यादा वीक नजर आ रही है, क्योंकि उनके ऊपर कई बड़े आरोप हैं। और आपने बीजेपी की जो बात करी है, बीजेपी का तकरीबन 25 साल से लंबा सूखा जो गैप है वो राजधानी दिल्ली में रहा है। होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, लेकिन चुनावों में कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल लगातार आप देखिए चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी घोषणा होने वाली है, 2 बजे यहाँ पर बड़ी घोषणा की जाएगी। लेकिन जैसे ही घोषणा हुई उसके बाद यहाँ पर आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगी। हर एक पार्टी ताकत झोंक रही है। अगली खबर की ओर बढ़ जाएंगे, बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए आतिशी की तरफ से भी किस तरह से बड़ा सवाल जो है वो उठाया गया। नई दिल्ली सीएम आतिशी ने यहाँ पर बीजेपी पर सवाल उठा दिए हैं और नई दिल्ली विधानसभा में बड़े स्तर पर चुनावी घोटाला किया गया, इस तरह से बड़ा आरोप लगा दिया गया। बीजेपी नागरिकों से वोट के अधिकार को छीन रही है, मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा बयान। और बीजेपी यहाँ बहुत बड़ा चुनावी घोटाला कर रही है, आतिशी की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए जिस तरह से आतिशी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद ही आपने देखा किस तरह से उन्होंने सवाल दाग दिए। लेकिन इस बीच में एक और खबर सामने आई जहां पर रो पड़ी थी आतिशी और उनके साथ साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सवालिया निशान लगा दिए कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर किस तरह से घोटाले की राजनीति करती नजर आई। विधानसभा में बीजेपी को लेकर एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला करार इसे दे दिया गया। आतिशी की तरफ से ये बड़ा बयान और साथ ही साथ बताते चले कि यहाँ 2 से 6 जनवरी के बीच में एप्लीकेशन वोट कराने के लिए 167 दाखिल यहाँ पर जिस तरह से आप देखिए एप्लीकेशन जो है वो की गई, इस पर सवाल उन्होंने उठा दिया। दूसरी तरफ बीजेपी नागरिकों से वोट के अधिकार को छीन रही है, ये बड़ा सवाल उठा दिया। और उसके साथ ही बीजेपी ने हजारों वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी है और बीजेपी ने हजारों लोगों को वोट गलत तरीके से काटने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। यानी कि गलत तरीके से वोट को कटवाने की कवायद को तेज कर दिया गया और गलत तरीके से यहाँ पर एप्लीकेशन को जुड़वाने की भी बात हो रही है। तो कई तरह के तमाम सवाल मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर दागे गए, लेकिन दिल्ली चुनाव और आरोप किस तरह से हैं वो देखिए, क्योंकि सीएम आतिशी ने बीजेपी पर तमाम आरोप लगा दिए हैं। नई दिल्ली विधानसभा में घोटाले का आरोप लगा दिया, बीजेपी किस तरह से बहुत बड़ा चुनावी घोटाला कर रही है ये एक बड़ा आरोप लगा दिया गया। और उसके बाद ये बताया गया कि कितनी एप्लीकेशंस यहाँ पर डाली गई और कितनी रजिस्ट्रेशंस करने की बात हुई। लेकिन फिलहाल जिस तरह से विधानसभा चुनाव अब सर पर हैं, कुछ ही देर के बाद यहाँ पर घोषणा हो जाएगी और उसके बाद इन आरोपों का कितना फायदा रहेगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि 29 अक्टूबर 2024 से 2 जनवरी 2025 के बीच में 6167 यहाँ पर आप देखिए ये एप्लीकेशन जो है वो दाखिल की गई थी और 15 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 के बीच में यहाँ पर आप देखिए किस तरह से एप्लीकेशंस लाई गई। लेकिन फिलहाल एप्लीकेशन यहाँ वोट कटवाने के लिए दाखिल की गई है, ये बड़ा आरोप आतिशी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया और 15 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 के बीच में ये पूरी कार्रवाई की गई है और बीजेपी यहाँ पर नागरिकों से वोट का अधिकार छीन रही है, ये बड़ा आरोप यहाँ पर
किस तरह से लगा दिया गया। तो सवाल अब यहाँ पर यह उठ रहा है कि विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए लगातार काम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस बीच में त्रिकोणीय मुकाबला पूरी तरह से विधानसभा चुनावों के अंदर देखने को मिल रहा है। एप्लीकेशन वोट कटवाने के लिए यहाँ दाखिल की गई, 10,000 से भी ज्यादा वोट बनवाने की एप्लीकेशन अब आई है। बीजेपी नागरिकों से वोट के अधिकार को छीन रही है, ये तमाम यहाँ पर आरोप लगाए गए। लेकिन आतिशी का क्या कुछ कहना था वो आपको सुना देते हैं। अगर आप आंकड़े देखिए तो नई दिल्ली विधानसभा, जिसमें तकरीबन 1 लाख वोटर हैं, इस 1 लाख वोटर की विधानसभा में 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में 10,500 वोटर्स की एडिशन की एप्लीकेशन आ गई। 1 लाख वोटर और उसमें 10,000 अगर हम नए वोटर जोड़ दें तो ये जो नए वोटर जुड़े हैं ये तो पूरे चुनाव को उलट पलट कर देंगे। यानी 10% एक्स्ट्रा वोटर जोड़ने की एप्लीकेशन 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में आई। और आप कुछ डेट्स देखेंगे तो आपको अचंभा होगा। 24 दिसंबर को 1103 एप्लीकेशन आई, 25 दिसंबर को 982 एप्लीकेशन आई, 27 दिसंबर को 547 एप्लीकेशन आई, 29 दिसंबर को 734 एप्लीकेशन आई, 30 दिसंबर को 779 एप्लीकेशन आई। यानी हर रोज 800, 900, 1000 एप्लीकेशन वोटर जुड़ने की। ये लोग समरी रिवीजन के समय कहां थे? अगर 29 नवंबर तक पूरी इलेक्शन मशीनरी एक एक गली एक एक मोहल्ले में जा रही थी तो 29 नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में ये 10,000 लोग कहां से आ गए? इससे ये साफ है कि गलत तरीके से वोटर जोड़ने की साजिश हो रही है। वोट का अधिकार हमारे देश के लोकतंत्र का, हमारे देश के संविधान का मौलिक अधिकार है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी वोट का अधिकार, जो एक आम व्यक्ति वोट डालता है अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए, आज उस वोट के अधिकार पर घोटाला कर रही है और इस देश के संविधान और इस देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। नई दिल्ली विधानसभा में एक बहुत बड़े स्तर पर एक वोटर स्कैम देश के सामने आया है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगी कि किस तरह से वोटों का एक बहुत बड़ा घोटाला नई दिल्ली विधानसभा में हो रहा है। देश भर में, जैसे हम जानते हैं, हर साल एक समरी रिवीजन होता है, एक इलेक्टोरल रोल बनता है। क्यों? इस बात को जांचने के लिए कि किसी की मृत्यु तो नहीं हो गई, कोई एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में तो नहीं चला गया, कोई एक इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में तो नहीं चला गया। पूरी वोटर लिस्ट की एक रिवीजन होती है। ये वोटर लिस्ट की रिवीजन 29 नवंबर तक दिल्ली में चली, जहां पूरी एक मशीनरी इलेक्शन कमीशन की गली गली में गई, मोहल्ले मोहल्ले में गई, देखने के लिए कि किसी की मृत्यु तो नहीं हुई, कोई शिफ्ट तो नहीं हुआ। और वोटर समरी रिवीजन के बाद अचानक से नई दिल्ली विधानसभा में हजारों एप्लीकेशन वोटर डिलीशन की आ जाती हैं कि किसी की मृत्यु हो गई, कोई शिफ्ट हो गया, कोई वहां पे रहता नहीं है। दूसरी ओर वोटर डिलीशन के अलावा समरी रिवीजन खत्म होने के बाद हजारों एप्लीकेशन नए वोटर जोड़ने की आ गई। अगर आप वोटर डिलीशन का आंकड़ा देखने जाइए तो 29 अक्टूबर और 2 जनवरी के बीच में 6,167 वोटर डिलीट।
तो फिलहाल लगातार आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से आतिशी की तरफ से की गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के सवाल दाग दिए गए। लेकिन उस बीच में अगली खबर की ओर बढ़ जाएंगे। अब आपको बिहार से बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर आप देखिए बीपीएससी छात्रों को लेकर एक बड़ी कार्रवाई किस तरह से। बीपीएससी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज है। परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर यहां पर सुनवाई होगी और जमानत पर रिहा होने के बाद फिर से धरने पर यहां प्रशांत किशोर जो है वो बैठे। धरने की जगह की घोषणा आज यहां पर तय की जाएगी और सोमवार को पुलिस ने यहां पर किस तरह से आप देखिए प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद आगे की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस वक्त आप देखिए धरना स्थल पर किस तरह से पुलिस पहुंची और उसके बाद वहां से उठाया गया और धरने के अंदर आप देखिए किस तरह से लगातार एक दबिश दी गई। परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज यहाँ पर सुनवाई होगी, क्योंकि लगातार बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह से जारी है और डॉक्टरों की टीम उनके आवास पर चेकिंग के लिए भी पहुंची थी और बीपीएससी परीक्षा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो दायर की गई याचिका है उस पर आज यहाँ पर सुनवाई की जाएगी। बड़ी अपडेट, बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक सिविल परीक्षा जो कि सिविल सेवा परीक्षा है उसमें कथित धांधली के मुद्दे पर सियासी पारा जो है वो चरम पर है। तो बीएसपीएससी जो परीक्षा है उसे रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होने वाली है और इसमें अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की मांग की गई। दूसरी ओर जन स्वराज पार्टी के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, उनका अनशन लगातार जारी था। देर रात उनकी तबीयत बिगड़ गई और जमानत पर रिहा होने के बाद उन्होंने फिर से धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया था। फिलहाल घर पर ही आराम कर रहे हैं अब, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है अब वहां पर क्या कुछ दलीलें रखी जाएंगी और किस तरह का फैसला सामने आएगा ये देखने वाली बात है। क्योंकि सुबह पुलिस ने गांधी मैदान में धरना दे रहे जो प्रशांत किशोर हैं उन्हें समर्थकों को भी उनके साथ यहां पर गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद बीपीएससी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई को अंजाम दिया गया ये बड़ा सवाल बन गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरी तरह से सुनवाई चल रही है। प्रशांत किशोर को अस्पताल भी ले जाया गया था और वहां पर भी उनका इलाज जो है वो जारी किया गया था। लेकिन अब जिस तरह से आज यहाँ पर सुनवाई होनी है, याचिका पर ये सुनवाई होगी। परीक्षा रद्द करने की मांग वाली जो याचिका है उस पर सुनवाई होगी और जमानत पर रिहा होने के बाद फिर से धरने पर बैठेंगे यहाँ पर प्रशांत किशोर। इस तरह से अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन धरने की जगह पर आज आप देखिए किस तरह से कहां पर धरना होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर भी घोषणा की जाएगी। तो सोमवार को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया था। अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अमित, अपडेट कीजिएगा, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई है। बिल्कुल आशा, देखिए पिछले साल 13 दिसंबर को बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा का आयोजन हुआ था और इसमें धांधली का आरोप लगाते हुए पटना के बापू सभागार परीक्षा केंद्र पर जो है भारी हंगामा हुआ था, जिसके बाद अंततः बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा स्थगित कर गई और जिसके बाद पूर्ण परीक्षा को रद्द करने की बात को लेकर जब छात्र आंदोलित हुए और सत्याग्रह का रास्ता धीरे धीरे राजनीति की गलियारा होते हुए कोर्ट तक पहुंचा, थाने तक पहुंचा और अंततः अब जो है मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और 70वीं पीटी परीक्षा को पूर्ण रूप से रद्द कराने की मांग को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में जो है प्रक्रिया शुरू होगी। याचिकाकर्ता ने अपनी बातों को काफी गंभीरता से रखते हुए कहा है कि परीक्षा पूर्ण रूप से धांधली का बात सामने आया है और देखिए काफी बात रखी गई है। सीधे तौर पर जो जन स्वराज के प्रमुख हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीपीएससी की जो पूरी प्रणाली है वो माफिया नेता और ऐसे लोगों के हाथ में, शिक्षा माफिया नेता दलाल ऐसे लोगों के हाथ में पूर्ण रूप से समाहित हो चुका है, तो पूर्ण रूप से कब्जा है और पिछले 10 सालों से लगातार जो परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, तो आखिर पुलिस प्रशासन या सरकार इसके लिए खुलकर इसकी जांच क्यों नहीं करवाती है। ठीक है अमित, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से अपडेट अमित कर रहे थे, लेकिन आपको सीधा भारत मंडप अब लिए चलेंगे जहां पर भारत पोल पोर्टल का भी किस तरह से उद्घाटन हो रहा है, कैसे वहां पर लॉन्च हो रहा है वो जरा आपको दिखा देते हैं। इन्वेस्टिगेशन की दक्षता और उनके समर्पण के लिए सम्मानित किया गया है। उनको और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपके निष्ठा को जब हम इस मंच पर सम्मानित करते हैं तो न केवल आपके लिए ये सम्मान हौसला अफजाई करने वाला होता है,
ढेर सारे अधिकारियों को और उनके प्रयासों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। और आप सभी ने एक कठिन परीक्षण से पास होकर इतनी कड़ी स्पर्धा में से ये पदक को हासिल किया है। मैं इस मौके पर आप सभी को हृदयपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। आज यहां एक दूसरा कार्यक्रम हुआ। हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन को एक अलग युग में ले जाने वाली एक शुरुआत है। एक प्रकार से अब तक इंटरपोल के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी नामित थी, सीबीआई। मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी। एजेंसी तो बाद में ही भी सीबीआई इस तकनीक के आधार पर खड़ी की गई व्यवस्था के माध्यम से ढेर सारी दूरियों को हम मिटा पाएंगे। सीबीआई डायरेक्टर को मैं बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हम अमृत काल में जी रहे हैं। आजादी के 75 साल से आजादी के 100 साल के कालखंड को न केवल हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल के रूप में वर्णित किया है, अब देश की 140 करोड़ की जनता ने स्पिरिट के साथ इस कालखंड को अमृत काल के रूप में स्वीकार भी किया है। और हमने तय किया है, एक सामूहिक संकल्प इस देश की 140 करोड़ की जनता ने लिया है कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, 2047 में जब देश आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, हर क्षेत्र में भारत विश्व में सर्वप्रथम होगा और हम हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर रहे होंगे। और ये संकल्प हमें सिद्ध करना है तो इसके कई पड़ाव हैं। हमने ये भी तय किया है कि 2027 तक भारत को विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे और वहीं से जो पहला कदम शुरू होगा वो 27 से 47 तक एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने का हमारा संकल्प चरितार्थ करने का ये 25 साल है। और एक प्रकार से भारत के लिए ये स्वर्णिम अवसर है। हमने एक साइंटिफिक रोड मैप के साथ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार रीजनल लीडर से ग्लोबल लीडर बनने की हमारी इस यात्रा को शेप भी दिया है और उसको आगे बढ़ाने की तैयारियां भी शुरू की हैं। आज जब मैं यहां आया हूं तब हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें वैश्विक चुनौतियों को भी नजर में रखते हुए हमारे यहाँ की व्यवस्थाओं को अपग्रेड करना पड़ेगा। भारत पोल उसी दिशा में एक कदम है। भारत पोल के 5 प्रमुख मॉड्यूल कनेक्ट, इंटरपोल नोटिस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट और रिसोर्सेस, ये पांचों मॉड्यूल हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एकल मंच पर सहायता करने का एक सुंदर टेक्निकल मंच ये भारत पोल है। कनेक्ट के माध्यम से सीबीआई को भारत में इंटरपोल के रूप में, जो एनसीबी के रूप में मान्यता मिली है, सभी हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियां कनेक्ट के माध्यम से अब एक प्रकार से एनसीबी बन जाएगी। काम तो सीबीआई के द्वारा ही करना है, परंतु त्वरा इतनी बढ़ जाएगी कि जैसे वो एजेंसी ही एनसीबी हो। इंटरपोल नोटिस के लिए अनुरोधों का त्वरित, सुरक्षित और संरचित
प्रसारण भी इससे सुनिश्चित हो जाएगा, जिससे बहुत त्वरा के साथ हम हमारे अपराधियों को लोकेट करने के लिए भी काम कर पाएंगे और दुनिया भर के अपराधियों को भारत में लोकेट करने के लिए भी हम एक वैज्ञानिक व्यवस्था खड़ी कर पाएंगे। और जो इंटरपोल संदर्भ है, रेफरेंसेस है, 195 देशों के इंटरपोल चैनल के माध्यम से विदेशों में जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता देना और लेना, ये दोनों बहुत सरल हो जाएगा। 195 विदेशी देशों से सहायता के लिए जो अनुरोध है, ये प्रसारण के माध्यम से हमारे पास तुरंत ही उपलब्ध हो जाएंगे और रिसोर्सेज के माध्यम से दस्तावेज और कैपेसिटी बिल्डिंग दोनों को हम जल्दी से प्राप्त करने और भेजने के लिए व्यवस्था खड़ी कर पाएंगे। ये पोर्टल बहुत डिटेल एक्सरसाइज कर बनाया गया है। मैं मानता हूं कि रियल टाइम इंटरफेस इसकी जो विशेषता है, वो पोर्टल अपराध नियंत्रण के लिए हमारे एजेंसियों के लिए सीधा और प्रभावी संवाद सुनिश्चित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसके माध्यम से पोर्टल वैश्विक नेटवर्क के साथ रियल टाइम डाटा शेयरिंग और रेड कॉर्नर नोटिस, अलग अलग नोटिस को जारी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोधों को और हमारे अनुरोधों को भी बहुत तेजी से वहां पर हम पहुंचा पाएंगे। आज मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि कई सालों तक भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने भारत में अपराध कर दुनिया में भागकर हमारी कानूनी प्रक्रिया में अड़चन खड़ा किया है। कई सारे अपराधियों ने दुनिया के अलग अलग देशों में बैठकर अपराध कर हमारे कानून की रीच के बाहर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग कर कानून की रीच के बाहर रहे विदेश में बैठे हुए अपराधी और हमारे देश में अपराध कर विदेश भागे हुए अपराधी को हमारी कानून की नेट अंदर ला पाए। हमने 3 जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की संहिताएं बनाई हैं, इसके अंदर हमने ट्रायल इन एब्सेंसिया का एक नया प्रावधान जोड़ा है। इसके माध्यम से एक न्यायिक प्रक्रिया के बाद इसको सुनिश्चित कर पूरा कर कोर्ट के अधिकृत ऑर्डर के साथ उनकी अनुपस्थिति में वो दुनिया के कोई भी कोने में छिपे हों, कोई भी कोने में बैठे हों, इन पर ट्रायल चलाना बहुत सरल हो जाएगा। और अगर एक बार ये भारत के अंदर सजा प्राप्त करते हैं तो उनको अनेक देशों से भारत में लाने की सरलता भी बढ़ जाएगी। एक कानूनी व्यवस्था जो हमने खड़ी की है वो और भारत पोल के माध्यम से हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जो सुविधा मिलेगी, ये दोनों को अगर मिलान करते हैं तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में दुनिया के कोई भी कोने में अपराध कर भागे हुए लोगों को सजा कराना और भारत के कानून के सामने उपस्थित करना दोनों बहुत सरल हो जाएगा। इसके लिए सीबीआई ने भारत पोल की शुरुआत के साथ साथ नीचे तक इसकी ट्रेनिंग की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। टीमें बनाकर भारत पोल का उपयोग और हमारी नई आपराधिक कानून प्रणाली जो हमने बनाई है उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय गुनाहों को रोकने के लिए जो कुछ सुधार किए हैं, इस सब का नीचे तक ट्रेनिंग करने की व्यवस्था सीबीआई करती है, तो ये हमारी व्यवस्थाएं लॉजिकल एंड तक पहुंच जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे जरूर फायदा होगा और अब जो ट्रेनिंग का और जानकारी का हिस्सा है वो भी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। पारदर्शिता, दक्षता
और इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता, ये तीनों को बढ़ाने में ये नई व्यवस्था हमें जरूर फायदा कराएगी। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूँ तब मुझे बहुत ज्यादा बात नहीं भैया